नमस्कार साथियों। देखिए हमारा जो है लिटरेरी फॉर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच का जो फर्स्ट टेस्ट है उसके जो क्वेश्चंस हैं जिनमें स्टूडेंट्स को फ्रीक्वेंटली उन्होंने कहा सर इसको समझा दे, तो हम उन पर डिस्कस करने आए। हमारा जो फर्स्ट टेस्ट है, इसके अलावा कल क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के फ़ोन आए बार बार में फ्रीक्वेंटली, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि सर कितना कोर्स हो गया, कितना है, क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ अभी जो हमारे जो कोर्स में क्या क्या चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हमारा फोनेटिक्स पूरा हो गया, फोनेटिक्स एंड स्ट्रेस, और फोनेटिक्स स्ट्रेस के साथ इसके 5 टेस्ट्स जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं। सेकंड जो है हमारा ग्रामर का सेक्शन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और उसमें भी आपके जो है टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। इसके अलावा फोनेटिक्स के अलावा इसके बाद हमारा जो है लिटरेरी डिवाइसेस और फिगर ऑफ स्पीचेस वाला भी सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और इसके भी जो है आपके 2 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। देखिए इसके जो कोर्स के साथ जो आपको फ्री टेस्ट सीरीज है उसमें आपको मैं बता देता हूँ इतने टेस्ट हो चुके हैं, और इसमें और भी टेस्ट जो है अपलोड होते जाएंगे। इसके अलावा जिन जिन क्वेश्चंस में जैसा लगता है कि इनको समझाने की ज़रूरत है, या फिर जिनके स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंटली कहते हैं सर इसको समझा दो, उनका सारा का सारा वीडियो सोल्यूशन आपको करा दिया जाएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फाइन। दूसरी बात, ये जो कोर्स है कई स्टूडेंट कब तक हो जाएगा, तो ये कोर्स जो है हम फैब तक कंप्लीट करा देंगे। आपकी जो एट द अर्लीस्ट भी एग्जाम होती हैं तो जून जुलाई तक पॉसिबिलिटी है, और लेट का आप कुछ कह नहीं सकते कि कब तक लेट हो, लेकिन जहाँ तक है यदि अर्लीस्ट कराएंगे तो ये जून जुलाई तक एग्जाम कराएंगे, तो आपका फैब तक विथ टेस्ट विथ प्रैक्टिस और जो भी क्वेश्चंस हैं जिनमें कि आपको प्रॉब्लम है उनका वीडियो सोल्यूशन है सारा का सारा करा दिया जाएगा। इसमें आपको 3000 प्लस तो आपको जो फ्री टेस्ट सीरीज मिल रही है उसमें क्वेश्चंस हैं, इसके बाद हर सेक्शन के साथ प्रैक्टिस टेस्ट हैं। फाइन। तो ये बात मैंने बता दी आपको। बार बार मैं ये इसी क्वेश्चन को स्टूडेंट्स बार बार मैं पूछ रहे थे सर, तो मैंने आपको एक बार बता दिया। अब हम हमारे जो है सीधे हमारे जो पेपर पे चलते हैं। जो हमारा टेस्ट, ये देखो हमने 2 टेस्ट अभी हो चुके हैं इसके, लिटरेरी फॉर्म्स एंड फिगर ऑफ स्पीचेस के, और दोनों में 30 क्वेश्चन हैं। फाइन। और इसके बाद और भी टेस्ट इसमें अपलोड होते जाएंगे, और जो हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनका जो हम सोल्यूशन करते हैं, जिनमें स्टूडेंट्स ने कहा कि सर ये क्वेश्चन हमें बता दीजिए। देखिए आपको ध्यान भी रखना एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे जो टेस्ट सीरीज है या प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्ट उनमें से कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि क्वेश्चन ऐसा कैसा आ जाए, हो सकता है वही क्वेश्चन आ जाए, लेकिन उसका जो सोल्यूशन होगा उसमें जो ऑप्शंस होंगे उनसे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि वो सोल्यूशन क्वेश्चन पेपर मैंने खुद ने इस तरीके से पेपर्स बनाए। ऐसे नहीं है कि भाई PYQs ही ले लिए हों या फिर आपको किसी में से ले लिया, मैंने खुद सारे क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं, वो इस तरीके से क्रिएट किए हैं जिससे कि आपको वो टेस्ट वास्तव में हेल्पफुल रहो। ऐसा नहीं कि आप 3-4 5 क्वेश्चन की एक्सरसाइज कर लो, बस वो फैक्ट पूछते चले जाए और फिर आपको उसका कोई भी फायदा ना हो। इस तरीके के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मेटाफर। इनमें से कौन सा जो है मेटाफर का टाइप नहीं है। फाइन। तो वो फर्स्ट है एक्सटेंडेड मेटाफर, नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स मेटाफर, थर्ड वन इज है डेड मेटाफर, और फोर्थ वन इज है एनिमेटेड मेटाफर। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है एनिमेटेड मेटाफर। एनिमेटेड मेटाफर नाम से कोई मेटाफर नहीं होता। फाइन आंसर। अब देखिए, अब हमें समझना है कि भाई एक्सटेंडेड मेटाफर क्या होता है ना। तो देखो एक्सटेंडेड मेटाफर क्या होता है, एक्सटेंडेड मेटाफर, देखो एक्सटेंडेड मेटाफर एक ऐसा मेटाफर होता है जो कई लाइन तक फैला रहता है। जैसे हम कोई भी कंपैरिजन करते हैं, ठीक है ना, और वो कंपैरिजन में लाइक और एज का प्रयोग नहीं करते तो हम कहते हैं मेटाफर। लेकिन यदि वो मेटाफर जो है कई लाइंस तक फैला हो, ठीक है ना, हम कह सकते हैं ए मेटाफर that runs through several lines। एक ऐसा मेटाफर जो कई लाइंस तक फैला रहता है उसे क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड मेटाफर कहते हैं। ये जो मेटाफर जो होता है, इसी मेटाफर को एक और नाम बोलते हैं सस्टेन्ड मेटाफर, ठीक है ना। तो आप ऐसे कह सकते हो, a metaphor that develops or sustained, a metaphor that develops or sustains the initial comparison
ओवर द सेवरल लाइंस, ओवर द सेवरल लाइंस। अब आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, दो बातें हमने लिखी है। देखो पहली बात, एक्सटेंडेड मेटाफर, मैंने कहा मेटाफर दैट रन्स थ्रू सेवरल लाइंस, कई लाइंस तक चलता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि पूरी पोएम में ही चल रहा हो, पूरी पोएम में एक कंपैरिजन हो, वो कंपैरिजन को पॉइंट जो है लास्ट तक ले जाए, ठीक है ना, वो एक्सटेंडेड में। एक्सटेंडेड का मतलब भी फैला हुआ होता है, ठीक है ना। सस्टेन मतलब मेंटेन रहे, जो काफी लाइन तक या फिर पूरी पोएम तक मेंटेन रहे। मैंने कहा ए मेटाफर दैट डेवलप्स और सस्टेन्स द इनिशियल कंपैरिजन। देखो पॉइंट क्या करता है कि कोई स्टार्टिंग में कोई कंपैरिजन करता है, स्टार्टिंग में क्या करता है, किसी चीज का किसी चीज से कंपैरिजन करता है, और कंपैरिजन, उस कंपैरिजन को क्या करता है, फिर वो डेवलप करता है। ए मेटाफर, एक मेटाफर जिसमें क्या करता है, ए मेटाफर दैट डेवलप्स और सस्टेन, जो डेवलप करता है किसको, इनिशियल कंपैरिजन को। शुरुआत में कोई आपने कंपैरिजन किया, फिर आप उस कंपैरिजन को या तो मेंटेन कर रहे हो या डेवलप कर रहे हो, कहां पर, आगे तक की लाइनों तक या फिर पूरी पोएम में, तो उसे कहते हैं एक्सटेंडेड मेटाफर, ठीक है। आपको एग्जांपल से बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि एक्सटेंडेड मेटाफर क्या होता है। देखिए जैसे इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, एक पोएम है जिसका नाम है आइस एंड फायर, आइस एंड फायर। आइस एंड फायर पोएम जो है एडमंड स्पेंसर की पोएम है, और एडमंड स्पेंसर की पोएम जो है उसमें एक्सटेंडेड मेटाफर का एक बेस्ट एग्जांपल है। यहां पर पोइट जो है अपने आप को तो फायर बताता है, और अपनी बिलविड जिसका नाम एलिजाबेथ बॉयल है, पोइट एडमंड स्पेंसर, ठीक है ना। ये आइस एंड फायर एक सोनेट सीक्वेंस में से एक पोएम है, उसकी एमोरिटी सोनेट सीक्वेंस है, उसमें एक पोएम है, सोनेट है आइस एंड फायर। आइस एंड फायर में पोइट अपना कंपैरिजन जो है वो तो फायर से करता है, और अपनी बिलविड का जो है कंपैरिजन किससे करता है, आइस से करता है, ठीक है। अपना कंपैरिजन किससे करता है, फायर से, कि मतलब वो कहता है मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पैशन है। और वाइफ जो है अपनी, यानी जो बिलविड है, ठीक है ना, एलिजाबेथ बॉयल, उसका कंपैरिजन वो किससे करता है, आइस से करता है। अब देखिए आप बहुत अच्छी तरह समझिए, वो पोएम की शुरुआत करता है तो वो कहता है कि माई लव इज लाइक टू आइस एंड आई टू फायर। अब यहां पर जो है पोइट, देखिए आप पहले मैं कह देता हूं यहां पे उसकी बिलविड, पोइट जो है अपनी बिलविड, और यहां पर पोइट। अब देखो पोइट है एडमंड स्पेंसर और बिलविड कौन है, एलिजाबेथ बॉयल। अब पोइट कहता है कि माई लव इज लाइक टू आइस, अब अपनी बिलविड को क्या बताता है, आइस बताता है। माई लव इज लाइक टू आइस एंड आई टू फायर, और अपने आप को फायर बताता है। दिस इज द इनिशियल कंपैरिजन एंड नाउ ही डेवलप्स। अब वो क्या करता है, डेवलप करता है इस कंपैरिजन को, ठीक है ना, ओवर सेवरल लाइंस और ओवर होल पोएम या फिर पूरी पोएम में। अब उसने इनिशियल कंपैरिजन तो ये किया कि बिलविड आइस है और वो पोइट जो है फायर है। अब इस इनिशियल कंपैरिजन को वो पूरी पोएम में यूज करता है। वो कहता है माई लव इज लाइक टू आइस एंड आई टू फायर। फिर कहता है हाउ कम्स इट देन दैट हर कोल्ड। अब देखो उसकी बात करती है, वो क्या वर्ड यूज करता है, कोल्ड। हाउ कम्स इट दैट हर कोल्ड सो ग्रेट इज नॉट डिजॉल्व थ्रू माई सो हॉट डिजायर। अब फिर क्या वर्ड यूज करता है वो, हॉट डिजायर। अपने लिए क्या यूज करता है, हॉट डिजायर। देखो जो इनिशियल कंपैरिजन है उसी को आगे बढ़ाता जा रहा है। आइस, फिर अपने आप को कोल्ड कह रहा है, आइस, फिर उसके बाद उसकी बिलविड को कोल्ड कह रहा है। उसके बाद पोइट जो है क्या कर रहा है, अपने आप की डिजायर्स को अपने आप को हॉट कर रहा है। तो देखो फायर हॉट डेवलप कर रहा है ना कंपैरिजन को, जो इनिशियल कंपैरिजन है, ठीक है ना, आइस और फायर, उसी को डेवलप कर रहा है। वो कह रहा है माई लव इज लाइक टू आइस एंड आई टू फायर, हाउ कम्स इट देन दैट हर कोल्ड सो ग्रेट इज नॉट डिजॉल्व थ्रू माई सो हॉट डिजायर बट हार्डर ग्रोज। देखो अब हार्डर, ये बर्फ के लिए यूज कर रहा है, हार्डर और हार्ड होना, बट द हार्डर ग्रोज द मोर आई हर इंट्रीट। इंट्रीट का मतलब प्रेम निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना, अपना पैशन दिखाना, अपना लव दिखाना, ENTREAT, ठीक है ना। फिर वो कहता है हाउ कम्स इट दैट माई, वो कहता है हाउ कम्स इट दैट माई एक्सीडिंग हीट। वो कहता है क्या बात है कि मेरी अत्यधिक गर्मी, ठीक है ना, हाउ कम्स इट दैट माई एक्सीडिंग हीट। अब देखो यहां अपने लिए क्या वर्ड यूज करता है, एक्सीडिंग हीट। हाउ कम्स इट दैट माई एक्सीडिंग हीट इज नॉट डिजॉल्व थ्रू हर हार्ट फ्रोजन कोल्ड। अब उसके लिए वर्ड यूज क्या कर रहा, हार्ट फ्रोजन कोल्ड, हार्ट फ्रोजन कोल्ड। देखो वो कहता है हाउ कम्स इट दैट, ठीक है ना, वो कहता है हाउ कम्स इट दैट माई एक्सीडिंग हीट इज नॉट डिजॉल्व थ्रू हर हार्ट फ्रोजन कोल्ड, ठीक है ना। हाउ कम्स इट दैट माई एक्सीडिंग हीट इज नॉट डिजॉल्व थ्रू हर हार्ट फ्रोजन कोल्ड बट, फिर वो कहता है बट आई बर्न। फिर देखो अपने लिए क्या वर्ड यूज करता है, बर्न, जलना,
बट आई बर्न मच मोर एंड बॉइलिंग स्वेट, फिर वर्ड यूज करता है बॉइलिंग, उबाल आना, ठीक है ना। अब देखो पूरी पोएम में ये जो हॉट और कोल्ड का खेल चल रहा है, पूरी पोएम में आइस एंड फायर का खेल चल रहा है। उसने इनिशियल रूप से अपने बिलविड को आइस बताया और पोइट ने अपने आप को फायर बताया। दिस इज द इनिशियल कंपैरिजन एंड आफ्टर दैट ही डेवलप्स दिस कंपैरिजन ओवर सेवरल लाइंस और ओवर होल पोएम। अपनी पूरी पोएम में इस कंपैरिजन को वो डेवलप करता है, ठीक है। देखो आइस और बिलविड अपने आप को क्या कहा, फायर, फिर देखो वो वही वर्ड यूज करता है, उसी कंपैरिजन को डेवलप करता है, आइस, फिर कोल्ड, फिर हार्ड होना, फिर हार्ट फ्रोजन, फिर कोल्ड, वही आइस वाले वर्ड यूज कर रहा है, ठीक है ना। उसी कंपैरिजन को डेवलप कर रहा है। एक कंपैरिजन एक ही है कि उसकी बिलविड जो है वो आइस है और वो जो है फायर है। अब यहां पर देखो अपने लिए फायर वर्ड यूज करता है, फिर हॉट डिजायर, एंट्रीट, एक्सीडिंग हीट, बर्न, बॉइलिंग। तो आप क्या करते हो, एक कंपैरिजन को बहुत सारी लाइनों में यूज करते हो, आप उस कंपैरिजन को एक्सटेंड कर देते हो, फैला देते हो, ठीक है ना, पूरी काफी सारी लाइंस तक या पूरी पोएम तक। इसे कहते हैं एक्सटेंडेड मेटाफर, ठीक है। जैसे वॉल्ट व्हिटमैन की पोएम है ओ कैप्टन माय कैप्टन, जब आप ओ कैप्टन माय कैप्टन में देखोगे तो जहां जहां कैप्टन है तो कैप्टन किसके लिए, अब्राहम लिंकन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है ना। शिप जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए यूज हो रहा है। वॉयज जो है वो किसके लिए यूज हो रहा है, सिविल वॉर के लिए। मैंने आपको डिटेल में बताया था जब मेटाफर पढ़ाया था, ठीक है ना। अभी मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो हमारा आंसर तो हमें पता लग गया, लेकिन हमारे जो चॉइसेस है वो भी हमें पता होना चाहिए इनका मतलब क्या है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट एक्सटेंडेड मेटाफर, है ना। अब देखिए नेक्स्ट यदि हम बात करें, नेक्स्ट हमारे चॉइस में है कॉम्प्लेक्स मेटाफर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। कॉम्प्लेक्स मेटाफर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मेटाफर, देखिए कॉम्प्लेक्स मेटाफर का मतलब होता है व्हीकल ऑफ वन मेटाफर बिकम्स द tenor of another metaphor। आप इसको ध्यान रखने, आपको जो एग्जाम में पूछा जाएगा मैं आपको फिर बता देता हूं, आपको यही दिया जाएगा कि व्हीकल ऑफ वन मेटाफर बिकम्स द टेनर ऑफ अनदर मेटाफर, ठीक है ना। फिर पूछा जाएगा कि ये इस तरीके का किस तरीके के मेटाफर में होता है, इसमें से कोई सी भी चॉइस दे दी जाएंगी, एक्सटेंडेड मेटाफर, कॉम्प्लेक्स मेटाफर, डेड मेटाफर, मिक्स्ड मेटाफर, ह्यूमनाइजिंग मेटाफर, डीह्यूमनाइजिंग मेटाफर, ठीक है ना, एक्सटेंडेड मेटाफर, कोई ये सारी चॉइसेस दे दी जाएंगी आपको। तो आपको ये वर्ड ध्यान रखना है, अभी मैं आपको समझा देता हूँ क्या है, ठीक है ना। व्हीकल ऑफ वन मेटाफर बिकम्स द टेनर ऑफ अनदर मेटाफर, ठीक है। आई रिपीट, कॉम्प्लेक्स मेटाफर क्या होता है, अभी सारा समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आप टेंशन नहीं करें। व्हीकल ऑफ वन मेटाफर बिकम्स द टेनर ऑफ अनदर मेटाफर। देखो जब मैंने मेटाफर पढ़ाया था तो मैंने समझाया था कि भाई व्हीकल क्या होता है, टेनर क्या होता है, ग्राउंड्स क्या होता है, लेकिन एक बार फिर आपको बता देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए बात। देखिए एक्चुअली क्या होता है, एक क्रिटिक हुए हैं जिनका नाम है आई रिचर्ड्स, ठीक है ना। उनने एक 1936 में एक बुक लिखी फिलॉसफी ऑफ रेटरिक। इससे आपका लेना देना नहीं है, यदि आप नेट वगैरह की प्रिपरेशन करते हो तो आपको डिटेल में पढ़ना होता है। यहाँ तो आपको केवल ये ध्यान है, मैं आपको वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। देखो एक क्रिटिक है जिसका नाम है आई रिचर्ड्स, उनकी एक बुक है फिलॉसफी ऑफ रेटरिक जो 1936 में पब्लिश हुई। उन्होंने जब वो मेटाफर की बात कर रहे थे तो मेटाफर की बात करते वक्त उन्होंने 3 टर्म्स का यूज़ किया। हमारे लिए अभी मैं 2 ही टर्म की बात कर रहा हूँ, तीसरी टर्म को हम डिटेल में नहीं करते हैं। उन्होंने कुछ टर्म्स का यूज़ किया। एक टर्म उन्होंने यूज़ की टेनर, एक टर्म यूज़ की उन्होंने व्हीकल। किसने, आई ए रिचर्ड्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ आई ए रिचर्ड्स। द फिलॉसफी ऑफ रेटरिक, फिलॉसफी ऑफ रेटरिक, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है आपको, तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन। देखिए मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है ना बहुत ज़्यादा और ना ही उस तरीके से कि उसमें से कोई चीज़ें रह जाएं। आप एक बात ध्यान रखना कि जिस चीज़ को मैं पढ़ा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि आप ये सोचिए कि नहीं ये चीज़ हमारे को कैसे पूछी जाएगी या फिर ऐसा नहीं है। मैं आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में पूछ ली जाएंगी, है ना, आप ध्यान रखें, ठीक है। तो मैंने कहा आई रिचर्ड्स द फिलॉसफी ऑफ रेटरिक, इसके अंदर इसने ये टर्म यूज़ की थी टेनर, व्हीकल, ठीक है ना, और एक और टर्म यूज़ की थी ग्राउंड्स, वो अभी आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। देखिए अब ये टेनर व्हीकल क्या होता है आप समझिए। टेनर और व्हीकल क्या होता है,
जैसे मैं आपसे कहूं राम इज ए लायन, मैंने आपसे कहा राम इज अ लायन, ये मेटाफर है क्योंकि आपने क्या किया, राम को वन टाइप ऑफ थिंग इज अप्लाई टू डिस्टिंक्टली डिफरेंट काइंड ऑफ अनदर थिंग। आपने एक चीज को दूसरी चीज पे अप्लाई कर दिया बिना लाइक और एस का कंपैरिजन किए हुए, ठीक है ना, बिना लाइक और एस का प्रयोग किए हुए। आप कंपैरिजन करते हो, कंपैरिजन करते हुए लाइक और एस का प्रयोग नहीं करते, इसे आप मेटाफर कहते हो ना सिंपल टर्म में। तो आपने कहा राम इज अ लायन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जो राम है, ठीक है ना, जिसके बारे में डिस्कस किया जाता है, व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड, देखो व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड, जिसके बारे में डिस्कस किया जाता है वो होता है आपका टेनर। उसको क्या बोलते हैं, आपको क्या होता है जब मेटाफर में क्या होता है, एक चीज का कंपैरिजन दूसरी चीज से किया जाता है बिना लाइक और एस का प्रयोग किए, तो जिस चीज के बारे में बात की जा रही है, जैसे मैंने कहा राम इज अ लायन, राम एक शेर है, तो बात किसकी कर रहा हूं, राम की। तो वॉट एवर इज टॉक अबाउट, यू कैन से सब्जेक्ट, आप उसको जो है सब्जेक्ट भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने कहा व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड, जिसका डिस्कस किया जा रहा है, जिसके बारे में बात की जा रही है, वो होता है टेनर, ठीक है। टेनर का डिस्कशन करने के लिए आप एक टर्म का यूज करते हो, टेनर को डिस्क्राइब करने के लिए आप किसी टर्म का यूज कर रहे हो, तो क्या करते हो, टर्म दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द टेनर। टेनर को डिस्क्राइब करने के लिए आप टर्म का यूज कर रहे हो, टर्म दैट इज यूज टू डिस्क्राइब द टेनर। टेनर को डिस्क्राइब करने के लिए आप एक जो टर्म का यूज करते हो उसे कहते हैं व्हीकल, उसे क्या कहते हैं आप, व्हीकल कहते हो, ठीक है। आई रिपीट, मैंने कहा राम इज अ लायन, ठीक है ना, मैंने कहा लाइफ इज अ जर्नी, तो देखो मैं लाइफ है, लाइफ क्या हो गया, टेनर हो गया। अब लाइफ को डिस्कस करने के लिए, लाइफ जो है उसको डिस्क्राइब करने के लिए मैंने एक टर्म यूज किया कि लाइफ एक जर्नी है, तो जर्नी क्या हो गया, व्हीकल हो गया, ठीक है ना। मैंने कहा लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, तो मैंने कहा लाइफ एक चलती फिरती परछाई है, तो लाइफ जो है उसके बारे में बात कर रहा हूं, और लाइफ के बारे में जिसके बारे में बात कर रहा हूं तो हो गया टेनर, और उस लाइफ को डिस्क्राइब करने के लिए जौन सी फिगरेटिव टर्म यूज कर रहा हूं, जौन सी टर्म मैं यूज कर रहा हूं, वो हो गया व्हीकल, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, ठीक है ना। और ये आई रिचर्ड्स ने अपनी फिलॉसफी ऑफ रेटरिक में बातें यूज की थी, तो ये आपको समझ में आ गया टेनर और व्हीकल क्या होता है। अब मैंने इसलिए समझाया क्योंकि यदि आपको कॉम्प्लेक्स मेटाफर समझना है तो टेनर और व्हीकल के बिना तो समझ में आएगा ही नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे समझिए, अब आपको कॉम्प्लेक्स मेटाफर समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने कहा लाइफ इज अ जर्नी, मैंने आपसे कहा लाइफ इज अ जर्नी, ठीक है। अब मैंने कहा लाइफ इज अ जर्नी, तो लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, व्हाट इज बीइंग डिस्कस, जिस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं वो होता है टेनर, तो ये होगा टेनर, ठीक है। और उस चीज के डिस्क्राइब करने के लिए, टेनर को डिस्क्राइब करने के लिए आप जिस टर्म का यूज करते हो उसे आप क्या कहते हो, उसे व्हीकल कहते हो। तो लाइफ को आपने क्या बताया है, आपने लाइफ को बताया जर्नी, और लाइफ को डिस्क्राइब करने के लिए आपने जर्नी वर्ड यूज किया है, तो आपने क्या वर्ड यूज कर दिया, व्हीकल, ओके फाइन। अब देखो कॉम्प्लेक्स मेटाफर में मैंने आपको ये बताया था कि एक मेटाफर का व्हीकल दूसरे मेटाफर का टेनर बन जाता है। कॉम्प्लेक्स मेटाफर में मैंने कहा कि एक मेटाफर का व्हीकल दूसरे मेटाफर का टेनर बन जाता है। अब देखो इसी को मैंने दूसरा आगे यूज करूं, मैंने आपसे कहा लाइफ्स जर्नी इज अ मेज। अब देखो मैंने एक वर्ड यूज किया, लाइफ्स जर्नी इज अ मेज। जिंदगी की जो जर्नी है, जिंदगी की जो यात्रा है वो एक मेज है। तो देखो यहां जर्नी जो थी ये क्या था, व्हीकल। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, जर्नी की। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, जर्नी की। और जर्नी के लिए मैं क्या ये शब्द यूज कर रहा हूं, मेज वर्ड यूज कर रहा हूं। तो अब यहां पर ये क्या हो गया, टेनर हो गया। जिसके बारे में भी आप डिस्कस करते हो वो तो टेनर होता है, और उस टेनर को डिस्क्राइब करने के लिए आप जो यूज करते हो वो क्या होता है, व्हीकल होता है। गॉट इट। अब यहां पर लाइफ जर्नी, देखो यहां पर तो आप किसकी बात कर रहे थे, लाइफ की, तो लाइफ टेनर था, और लाइफ के लिए आप क्या शब्द यूज कर रहे थे, जर्नी। लेकिन अब ये जर्नी जो है उसकी बात कर रहे हो,
ये लाइफ की जो जर्नी है उसकी बात कर रहे हो, तो जिसकी बात कर रहे हो वो टेनर हो गया। अब इसकी बात करते वक्त, इसको डिस्क्राइब करते वक्त आपके शब्द का यूज कर रहे हो मेज, तो ये क्या हो गया आपका व्हीकल हो गया। गॉट इट? तो क्या हुआ, इसका एक मेटाफर का व्हीकल दूसरे मेटाफर का टेनर बन जाए, इस तरीके के मेटाफर को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स मेटाफर। अब मेज क्या होता है, देखो आपने देखा होगा ना भूल भुलैया जिसे कहते हैं, आप छोटे छोटे बच्चों को वो गोल 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 से घर वो सर्कल्स बना देते हैं, फिर उसको कहते हैं कि वहाँ बीच तक पहुंचो, इस तरीके के होते हैं। देखो जैसे ये ऐसे ये है, फिर उसके बाद ये घर होता है, ये होता है, ये होता है, इधर ऐड रहता है, यहाँ रहता है, फिर एक अलग होता है, फिर और होता है, फिर और होता है, फिर इसमें से घुसो, इधर से जाओगे, इधर से जाओगे, इधर से जाओगे, कहाँ पहुँचोगे, उसे कहते हैं भूल भुलैया। ठीक है ना? आप कई बार कहीं जाते हो तो वो छोटे छोटे से घर होते हैं, इधर से रास्ता, आपको रास्ता नहीं मिल पाता। आप देखना, आप गूगल करके देख लेना मेज़, आपको पता लग जाएगा, और वो बहुत सारी शेप्स आ जाएंगी उसमें। आप इधर से आते हो तो इधर रास्ता बंद होता है, फिर इधर से ऐसे बहुत सारे, तो उसे कहते हैं मेज़। ठीक है ना? तो लाइफ की जर्नी भी क्या है, एक मेज़ की तरह है। ठीक है? अब फिर वो आगे देखो, और मैं आपको एक सेंटेंस बनाता हूँ, थर्ड देखो, मैंने कहा द maze has twists and turns। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, ध्यान रखना, आपको यहाँ कन्फ्यूजन होगा तो मैं इस सेंटेंस को मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो ना, यहाँ लिख देता हूँ, ये थर्ड वाला सेंटेंस मैं ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है ना? देखो मैंने कहा द MAZE maze has twists and turns of winding river। अब देखो थर्ड वाला सेंटेंस मैंने क्या बनाया कि द मेज, ठीक है ना, और ये जो मेज है, ठीक है ना, इसके अंदर क्या होते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, घुमा मुड़ा, ट्विस्ट मतलब टेढ़े मेढ़े रास्ते, घूमना फिरना। कैसे? वाइंडिंग रिवर, किस जैसे कि एक टेढ़ी मेढ़ी नदी होती है, नदी कभी झरने में से निकलती है, कभी जंगलों में से निकलती है, कभी झाड़ियों में से निकलती है, कभी इधर मुड़ती है, कभी पहाड़ में से उठती है। तो कह रहा है ये जो मेज है ना, इसके अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स कैसे होते हैं, वाइंडिंग रिवर की तरह। अब देखो यहाँ मेज जो है उसकी बात की जा रही है, तो मेज क्या हो गया, टेनर हो गया। और इस मेज का कंपैरिजन किससे किया जाता है, वाइंडिंग रिवर से। या फिर मेज के लिए क्या शब्द यूज कर रहा है, मेज को डिस्क्राइब करने के लिए क्या वर्ड यूज हो रहा है, वाइंडिंग रिवर, तो ये हो गया व्हीकल, ये हो गया व्हीकल। तो अब देखो यहां का जो व्हीकल था, सेकंड वाले मेटाफर का व्हीकल जो है क्या बन गया, इसका टेनर बन गया। तो हमने यही कहा था कॉम्प्लेक्स मेटाफर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मेटाफर में क्या होता है कि व्हीकल ऑफ वन मेटाफर, ठीक है ना, व्हीकल ऑफ वन मेटाफर बिकम्स द टेनर ऑफ अनदर मेटाफर। व्हीकल ऑफ वन मेटाफर, एक मेटाफर का व्हीकल दूसरे मेटाफर का टेनर बन जाता है, इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स मेटाफर। ठीक है? देखिए अब एक बात समझिए, कॉम्प्लेक्स मेटाफर, देखो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भाई इसका यूज क्यों किया जाता है। कॉम्प्लेक्स मेटाफर का यूज इसलिए किया जाता है जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। ठीक है? इसमें लेयर्स जो होती हैं, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, लेयर्स ऑफ मल्टीपल कंपैरिजन। ठीक है ना, इसमें मल्टीपल कंपैरिजन होते हैं, जैसे लाइफ इज अ जर्नी आपने कहा, फिर आपने कहा लाइफ जर्नी इज अ मेज, फिर आपने कहा द मेज हैज ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑफ वाइंडिंग रिवर। तो आपने देखा कंपैरिजन के ऊपर कंपैरिजन लेयर्स होती हैं। इसमें क्या होता है, लेयर्स ऑफ कंपैरिजन होता है, लेयर्स ऑफ कंपैरिजन। इसमें क्या होता है, लेयर्स ऑफ कंपैरिजन। आपसे ऐसे ही पूछ लिया जाए कि लेयर्स ऑफ कंपैरिजन कौन से मेटाफर में होता है ना, कुछ भी पूछ सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में क्या है, मेटाफर टॉपिक है। ठीक है ना? इसमें क्या होता है, लेयर्स ऑफ कंपैरिजन होता है। जब लेयर्स ऑफ कंपैरिजन जब होता है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा हो जाती है। ठीक है ना? टू क्रिएट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप किसका यूज करते हो, कॉम्प्लेक्स मेटाफर का। जैसे कि आपको, जैसे आपने कहा लाइफ इज अ जर्नी, ठीक है ना, आपने कहा लाइफ एक जर्नी है, ठीक है ना, फिर आपने कहा लाइफ जर्नी इज अ मेज, फिर आपने कहा, अब आपने क्या लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर किया। ठीक है? अब इस कॉम्प्लेक्स मेटाफर को ही दूसरा नाम दिया जाता है टेलीस्कोप्ड मेटाफर। और ध्यान रखना ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? इस कॉम्प्लेक्स मेटाफर को ही टेलीस्कोप्ड मेटाफर कहा जाता है। फाइन, TELESCOPED, टेलीस्कोप्ड मेटाफर। देखो टेलीस्कोप मेटाफर क्या होता है, टेलीस्कोप में क्या होता है, लेंसेज होते हैं, लेंसेज की लेयर होती है, 2 लेंस 3 लेंस, ऐसे मल्टीपल लेंसेज होते हैं, जिससे कि, और वो मल्टीपल लेंसेज किस काम में आते हैं, उस जिससे कि आप जिस पिक्चर को देख रहे हो उसका एक तो मैग्निफिकेशन हो जाए, मैग्नीफाइड हो जाए वो।
इमेज क्या हो आपकी मैग्नीफाइड हो जाए, मैग्नीफाइड का मतलब होता है एनलार्जमेंट, बड़ी हो जाए, और दूसरे उस इमेज में क्लैरिटी आ जाए, उस इमेज में क्या आ जाए, क्लैरिटी आ जाए, उस जिस इमेज को आप देख रहे हो उस इमेज का मैग्निफिकेशन करने के लिए, उसको मैग्नीफाइड करने के लिए, एनलार्जमेंट करने के लिए, बड़ा करने के लिए, या उसको क्लैरिफाई करने के लिए आप किसका यूज करते हो, टेलीस्कोप का यूज करते हो। और टेलीस्कोप में क्या होता है, लेयर्स होती हैं, मल्टीपल लेयर्स ऑफ लेंस की मल्टीपल लेयर्स होती हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या होता है, मल्टीपल लेयर्स ऑफ कंपैरिजन होता है, बहुत सारी लेयर्स होती है कंपैरिजन की। इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स मेटाफर को ही क्या और कहा जाता है, टेलीस्कोप मेटाफर कहा जाता है। ध्यान रखना ये टर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एग्जाम में पूछी जा सकती है। फाइन, तो ये हो गया आपका किसके बारे में हमने बात की, कॉम्प्लेक्स मेटाफर के बारे में। तो देखो हर क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करना है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी एग्जाम में, ठीक है ना। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फाइन, उसके बाद है डैड मेटाफर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डैड मेटाफर। देखो डैड से समझ में आ गया, जैसे हम कहते हैं कि भाई हम कई लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हैं कि भाई लैटिन जो है डैड लैंग्वेज है, हम कहते हैं संस्कृत जो है बहुत डैड लैंग्वेज है, ठीक है ना। अब डैड का मतलब जो है कि जिसका भी अट्रैक्शन खो चुका हो, जिस चीज़ का किसी का अट्रैक्शन खो चुका हो, जिसका आप संस्कृत का यूज़ बहुत कम यूज़ करते हो, ठीक है ना, लैटिन का यूज़ बहुत कम होता है, जिसका अट्रैक्शन खत्म हो चुका है, ठीक है। यहाँ डैड मेटाफर का मतलब है कि आप जो है किसी चीज़ का इतना ज़्यादा यूज़ कर चुके हो, ठीक है ना। ए मेटाफर दैट हैज़ सो ऑफन यूज्ड, एक मेटाफर जो इतनी बार यूज़ हो गया, बार बार में यूज़ हो गया, लंबे समय से यूज़ हो रहा है, और इस लंबे समय से यूज़ के वजह से इसका जो विगर है, इसकी जो नॉवेलिटी है, इसका जो अट्रैक्शन है, इसकी जो विगर है, इसकी जो फोर्स है, इसकी जो एनर्जी है वो खत्म हो चुकी है, ठीक है ना। ये कोई अट्रैक्टिव नहीं लगता। किसी मेटाफर का इतना लंबे समय से, बहुत टाइम से इतना यूज हो रहा है, देखो किसी समय जब शुरुआत में यूज होता था तब इसका अट्रैक्शन था, दैट टाइम इट वॉज इवोकेटिव, दैट टाइम इट हैड द फोर्स, उस समय इसमें फोर्स था, विगर था, एनर्जी था, अट्रैक्शन था, इवोकेटिव क्वालिटी थी इसकी। लेकिन अब जो है उसका अट्रैक्शन खत्म हो गया, फोर्स खत्म हो गया, विगर खत्म हो गया, ड्यू टू ओवर यूज, बहुत ज्यादा यूज करने की वजह से, ठीक है ना। तो आप क्या कहते हो, डैड मेटाफर, ए मेटाफर दैट हैज सो ऑफन यूज्ड, that has been so often used, एक मेटाफर जिसका बहुत ज्यादा यूज हो चुका है, ठीक है ना। इस वजह से क्या है, लॉस्ट इट्स विगर, या फिर आप कह सकते हो लॉस्ट इट्स फोर्स, एंड लॉस्ट इट्स फोर्स ड्यू टू ओवर यूज। ओवर यूज की वजह से, बहुत ज्यादा यूज की वजह से क्या है, मेटाफर अपना फोर्स हो चुका है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, आपको जो चीज समझनी की है, जो आपको एग्जाम में या एग्जामिनर आपको परेशान करना चाहे तो पूछ सकता है, इसके अंदर क्या होता है, टेनर और व्हीकल जो है उसका डिफरेंस जो है खत्म हो जाता है। आप कहते हो लाइफ इज अ जर्नी, तो आपको पता होता है कि लाइफ का कंपैरिजन जर्नी से कर रहे हैं, फिर आपके दिमाग में आता है अच्छा हाँ जर्नी, ठीक है ना। जैसे रास्ते में आपको बहुत सारी परेशानी आती हैं, दिक्कतें आती हैं, कई जगह अच्छे मोमेंट भी आते हैं, ऐसे लाइफ में होता है, तो आप इस तरीके से आप कंपेरिजन करते हो, ठीक है ना। आप कोई भी कंपैरिजन करते हो तो उसमें क्या होता है, एक टेनर होता है और व्हीकल होता है, आपको क्लियर नजर आता है, दिस इज टेनर एंड दिस इज व्हीकल, दिस इज द थिंग दैट वी आर डिस्कसिंग, ठीक है ना, दिस इज द टर्म विच वी आर यूजिंग फॉर टेनर, आपको क्लियर होता है। लेकिन जब टेनर और व्हीकल का भेद खत्म हो जाए, डिफरेंस खत्म हो जाए, तो उसमें डैड मेटाफर होता है। डैड मेटाफर में क्या होता है, टेनर और व्हीकल का अंतर खत्म हो जाता है, उसका डिफरेंस खत्म हो जाता है, आप तो उसे कहते हैं डैड मेटाफर। क्यों? क्योंकि वो मेटाफर इतनी बार यूज हो चुका है, क्योंकि उसका फोर्स, विगर, उसकी जो फिगरेटिव क्वालिटी है वो खत्म हो चुकी है। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप डेली यूज करते हो इस बात को, आपने कहा हेडमास्टर, आपने कहा हेडमास्टर, अब इसमें मेटाफर है, क्योंकि जो पोस्ट में सबसे ऊपर है आपके स्कूल्स में, जो पोस्ट में सबसे ऊपर है उसके लिए आपने हेड वर्ड यूज कर रखा है। हेड तो सिर होता है, ठीक है ना, इसका मतलब सुपीरियर पोजीशन पर है वो। लेकिन आप इसका यूज करते वक्त आप कभी सोचते नहीं हो कि हेड का मतलब, हेड जो है उसका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, सुपीरियर पोस्ट से कर रहे हो, ठीक है ना। आप कभी भी नहीं सोचते हो कि जहां हेड जो है, हमारी जो सुपीरियर पोस्ट है, उसका कंपैरिजन हम इससे हेड से कर रहे हैं। आपको कभी भी ये नहीं होता कि भाई ये टेनर है, व्हीकल, ये इतनी बार यूज हो चुका कि आपको लगता ही नहीं है कि आप जो है किसी तरीके का मेटाफर का यूज करते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज हो गया, ठीक है। जैसे आप कहते हो
द ब्रांच ऑफ इंस्टीट्यूशन, आपने कहा ब्रांच ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना, हमारी इंस्टीट्यूशन की ब्रांच। तो यहाँ ब्रांच शब्द है इसका आप इतनी ज्यादा यूज कर चुके हो, जैसे ब्रांच का मतलब होता है पेड़ की शाखाएं, ठीक है ना, लेकिन ब्रांच जो है यहाँ पे एक सब डिवीजन, इसका मतलब होता है सब डिवीजन। तो आप इस ब्रांच वर्ड का इतनी बार यूज कर चुके हो कि आपके दिमाग में ये आता ही नहीं कि हम कंपैरिजन यूज कर रहे हैं, टेनर और व्हीकल का जो है भेद खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर देखो, जैसे मैं कहूँ जो ईडियम्स हैं बहुत पॉपुलर, वो सब भी डेड मेटाफर के एग्जाम्पल हैं। जैसे मैं कहूँ ग्रीन विथ एनवी, ठीक है, मैंने कहा ग्रीन विथ एनवी। अब यहां पर भी डेड मेटाफर का यूज है, क्योंकि ग्रीन जो है उसको आप किससे कंपैरिजन कर रहे हो, एनवी से। तो ग्रीन हैज बीन, और यू कैन से ग्रीन हैज लॉन्ग बीन एसोसिएटेड विथ जेलसी, ठीक है ना। ग्रीन शब्द जो है बहुत लंबे समय से जेलसी से एसोसिएटेड है। ग्रीन शब्द जो है लंबे समय से जो है, जब भी जेलसी की बात की जाती है तो ग्रीन वर्ड यूज होता है, ठीक है ना। तो जेलसी और ग्रीन, ठीक है ना। अब यहां पर इसका भेद ही खत्म हो गया, टेनर और व्हीकल का भेद ही खत्म हो गया, क्योंकि इसका इतनी ज्यादा बार यूज हुआ। देखो सबसे पहले ये वर्ड जो है पॉपुलर हुआ था ओथेलो में यूज हुआ था। ओथेलो जो है शेक्सपियर का प्ले है, उसमें इयागो कहता है इयागो के लिए कि ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ठीक है ना। तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर मतलब जेलसी, फाइन। तो आपने कहा कि ग्रीन विथ एनवी, तो यहां पर ये ग्रीन जो है लंबे समय से जेलसी से एसोसिएटेड है, कि इतना यूज हो गया इसका कि यूज होने की वजह से, इतना ओवर यूज होने की वजह से इसकी विगर और इसकी जो फिगरेटिव क्वालिटी खत्म हो गई, उसे कहते हैं डेड मेटाफर, ठीक है। फिर देखिए, तो हमने ये देखा कि भाई इसमें से हमने देख लिया भाई एक्सटेंडेड मेटाफर तो होता है, हमने ये भी देख लिया कॉम्प्लेक्स मेटाफर होता है, हमने ये भी देख लिया कि डेड मेटाफर होता है। तो हमारा क्वेश्चन ये था कौन सा मेटाफर का टाइप नहीं है, ठीक है। तो वो कौन सा मेटाफर का टाइप नहीं है, डेड मेटाफर, आई एम सॉरी एनिमेटेड मेटाफर। एनिमेटेड मेटाफर कोई मेटाफर नहीं होता। ध्यान रखना, इस डेड मेटाफर को एक और शब्द यूज करते हैं, फ्रोजन मेटाफर, आपको ध्यान रखना है। और ये जो आपका भी मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स को टेलीस्कोप्ड, TELESCOPED, टेलीस्कोप्ड मेटाफर है ना, ये ध्यान रखना। देखो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वेलकम टू साइप्रस गॉड्स एंड मंकीज, ठीक है, इज द एग्जाम्पल ऑफ, ये सेंटेंस है कि वेलकम टू साइप्रस गॉड्स एंड मंकीज इज द एग्जाम्पल ऑफ। देखो हमारे चॉइसेस हैं ह्यूमनाइजिंग मेटाफर, डीह्यूमनाइजिंग मेटाफर, एक्सटेंडेड मेटाफर और मिक्स्ड मेटाफर। देखो ह्यूमनाइजिंग मेटाफर इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ पर्सोनिफिकेशन। ह्यूमनाइजिंग मेटाफर एक पर्सोनिफिकेशन का ही फॉर्म होता है, जिसमें आप क्या करते हो, किसी इनएनिमेट, ठीक है ना, या एब्स्ट्रैक्ट चीज को एज अ पर्सन ट्रीट करते हो। जैसे मैंने कहा दाउ हु डिडस्ट वेकन फ्रॉम समर स्लीप, तुम जो है वेस्टविंड की लाइन है, वेस्टविंड जो है गर्मी रूपी नींद से उसको जगा देती हो, ठीक है, गर्मी रूपी नींद से किसको जगा देती हो, मेडिटेरेनियन ओशन को जगा देती हो। तो आप ध्यान रखना, यदि हम क्या कर रहे हैं, किसी भी इनएनिमेट या एब्स्ट्रैक्ट चीज को किसकी तरह यूज कर रहे हैं, उसको पर्सन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप पर्सनिफिकेशन में करते हो तो उसे बोलते हैं ह्यूमनाइजिंग मेटाफर, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखो एक्सटेंडेड मेटाफर के बारे में हमने पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको एक बार यदि सारी चीजें डिटेल में होती है, फिर धीरे धीरे चीजें ईजी होती चली जाती हैं। आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, फिर बाद में चीजें बहुत ईजी होती चली जाती हैं। तो एक्सटेंडेड मेटाफर हम डिस्कस करते नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट है डीह्यूमनाइजिंग मेटाफर, ठीक है। अब हम दो चीजें हमें पता होना चाहिए, डीह्यूमनाइजिंग मेटाफर क्या होता है, मिक्स्ड मेटाफर क्या होता है, अभी हमें आंसर पे पहुंचाएंगे। देखो डीह्यूमनाइजिंग मेटाफर का मतलब होता है कि यू ट्रीट ए पर्सन एज एन एनिमल। आप किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों को एनिमल की तरह ट्रीट कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड डीह्यूमनाइजिंग मेटाफर, ठीक है। आप किसी व्यक्ति या किसी व्यक्तियों को एनिमल की तरह ट्रीट करते हो, इसे डीह्यूमनाइजिंग मेटाफर कहते हैं। ये लाइन जो है शेक्सपियर का प्ले ओथेलो की है, ठीक है ना। और ये ओथेलो की खुद की लाइन है। ओथेलो कहता है वेलकम टू साइप्रस, साइप्रस इज द नेम ऑफ प्लेस। अब मैं आपको डिटेल नहीं बता रहा, ठीक है ना, जब मैंने वो पढ़ाया था तो मैंने आपको डिटेल में बताया भी था, लेकिन यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि वेलकम टू साइप्रस, यहाँ पर ओथेलो जो है, साइप्रस एक जगह का नाम है, वहां पर स्वागत करता है लोगों का जो उसके पास आ रहा है। फिर उसके बाद वो वर्ड यूज करता है गोट्स एंड मंकीज। एक्चुअली जो ओथेलो जो है उसके माइंड में ये फिट हो जाता है, फिट कर दिया जाता है इयागो के द्वारा, कि उसकी वाइफ जो है डेस्टिमोना जो है
उसके लिए फेथफुल नहीं है, अनफेथफुल है उसके। ये जो है CASSIO, कैशियो, ठीक है। देखो एक है डेस्डिमोना, इसका जो प्रोटैगनिस्ट है ओथेलो का, जिसका नाम ओथेलो है, उसके माइंड में ये फिट कर दिया जाता है कि उसकी जो वाइफ है, ओथेलो की वाइफ, ठीक है ना, उसके फिजिकल रिलेशन है इस कैसियो से। फाइन, ये बात उसके माइंड में फिट कर दी जाती है। अब फिट कर दी जाती है तो वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, ठीक है ना। अब डिस्टर्ब है तो उसके बाद वो जो है लोगों का स्वागत करते हुए कह रहा है, वेलकम टू साइप्रस गोट्स एंड मंकीज, हियर गोट्स एंड मंकीज आर रिफर्ड टू। गोट्स एंड मंकी का रेफरेंस किसके लिए दिया जा रहा है? इस कैसियो के लिए और उसकी वाइफ डेस्टिमोना के। उसकी वाइफ डेस्टिमोना है और उसको ऐसा लगता है कि उसके कैसियो से फिजिकल रिलेशन है, तो वो उनके लिए कहता है वेलकम टू साइप्रस एंड दीज वर्ड्स गोट्स एंड मंकीज, ठीक है ना, आर एसोसिएट विथ लैचरी, लैचरी से संबंधित हैं। तो वो कहता है गोट्स एंड मंकीज किसके लिए वर्ड यूज करता है? कैसियो और डेस्टिमोना के लिए। तो यू ट्रीट पर्सन, यू ट्रीट अ पर्सन, आप किसी पर्सन को किस तरीके से ट्रीट करते हो? एनिमल की तरह। तो उसे कहते हैं हम क्या? डीह्यूमनाइजिंग मेटाफर। तो आप देखो यहां पर वेलकम टू साइप्रस गोट्स एंड मंकीज, साइप्रस में स्वागत है तुम्हारा, ठीक है ना, गोट्स एंड मंकीज। तो आप क्या कर रहे हो? आप पर्सन को किसकी तरह ट्रीट कर रहे हो? एनिमल्स की तरह। तो कौन सा मेटाफर हो गया? इसका आंसर क्या हो गया? डीह्यूमनाइजिंग मेटाफर। क्या हो गया? डीह्यूमनाइजिंग मेटाफर, ठीक है ना। जैसे कि आपने ये लाइन बहुत सुनी होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई शुड, ठीक है ना, वाई शुड अ डॉग, हॉर्स, अ रैट, ठीक है ना, हैव लाइफ एंड दाउ ब्रेथ नॉट एट ऑल। किंग लियर की बहुत ही फेमस लाइन है जिसमें वो कहता है कि वाई शुड ए डॉग, ए हॉर्स, ए रैट, ठीक है ना, हैथ लाइफ दाउ ब्रेथ नॉट एट ऑल। वो उसमें कहता है कि भाई जब उसको पता लगता है कि किंग लियर को कि उसकी जो है बेटी जो सबसे फेथफुल थी वो मर जाती है, और जो विकेट पीपल लाइक गॉनरेल रीगन एंड एडमंड प्रॉस्पर, उसका लगता है गॉनरेल रीगन और एडमंड तो प्रॉस्पर कर रहे हैं, समृद्धि कर रहे हैं, तो वो उनके लिए वर्ड यूज करता है वाई शुड अ डॉग, हॉर्स, रैट। तो डॉग, हॉर्स, रैट किसके यूज करता है? गॉनरेल, रीगन, एडमंड के लिए। तो आप क्या कर रहे हो? पर्संस को किसकी तरह ट्रीट कर रहे हो? एनिमल्स की तरह। तो ये डीह्यूमनाइजिंग मेटाफर का एग्जांपल हो गया। फाइन। नेक्स्ट है एक्सटेंडेड मेटाफर, अभी हम समझ चुके हैं तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट है मिक्स्ड मेटाफर, ये भी आप समझ लीजिए। ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट मेटाफर। दो डिफरेंट मेटाफर को आप कंबाइन कर देते हो एक साथ, उसे कहते हैं मिक्स्ड मेटाफर। आपने क्या किया? दो डिफरेंट मेटाफर्स को एक साथ कंबाइन कर दिया, उसे कहते हैं मिक्स्ड मेटाफर। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ब्लाइंड माउथ्स। ये मिल्टन की एक बहुत ही फेमस पोइम है जिसका नाम है लिसिडेस। मिल्टन की बहुत ही फेमस पोइम है जिसका नाम है लिसिडेस। उसमें से है कि ब्लाइंड माउथ्स, इसमें जो क्लर्जी हैं, पादरी हैं, उनको क्या कहा जाता है? ब्लाइंड माउथ्स कहा जाता है। अब देखो ब्लाइंड तो इसलिए कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि जो क्लर्जी हैं, द ड्यूटी ऑफ क्लर्जी, द क्लर्जीज ड्यूटी इज टू वॉच ओवर द स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ कॉमन पीपल। क्लर्जी का काम है कि जो सामान्य लोग हैं उनकी आध्यात्मिक जीवन के ऊपर वॉच करें, निगरानी करें कि भाई लोग धर्म का पालन कर रहे हैं कि नहीं, रिलीजियस लाइफ जी रहे हैं कि नहीं, स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे हैं कि नहीं। अब वो क्लर्जी खुद ही क्या हो जाते हैं? वो खुद ही गंदा काम कर रहे हैं। इसका मतलब वो खुद ही ब्लाइंड हो गए। और क्लर्जियों का काम ये है कि जो गरीब हैं, पादरियों के जो गरीब हैं, जो भूखे हैं, उनको खाना खिलाए। अब वो क्लर्जी खुद ही माउथ हो गए। अब माउथ किसी को खाना खिलाएगा? माउथ तो खुद ही खाएगा। तो क्लर्जी इसके लिए उसने क्या किया? ब्लाइंड और माउथ, ठीक है ना, दो कंपैरिजन, कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपैरिजन, कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डे, और यू कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट मेटाफर्स। दो डिफरेंट मेटाफर्स का कॉम्बिनेशन। देखो उनको ब्लाइंड भी कह रहा है, माउथ भी कह रहा है, ठीक है। अब हालांकि लॉजिकली ब्लाइंड इसलिए कह रहा है क्योंकि उनकी ड्यूटी है कि लोगों पे निगरानी करें, देखें उनको, लेकिन वो तो खुद ही अंधे हो गए, वो तो खुद ही करप्ट हो गए। उनका काम है दूसरे को खाना खिलाना, लेकिन वो तो खुद ही माउथ हो गए। तो उनको ब्लाइंड, उनका कंपैरिजन ब्लाइंड से कर रहा है, माउथ से कर रहा है, तो क्या हो गया? मिक्स्ड मेटाफर हो गया। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? मिक्स्ड मेटाफर का। देखो और एग्जाम्पल देख सकते हो। आपने कहा दीज वाइपर्स स्टैब्ड मी इन माई बैक। देखो अब यहां पर उसने कहा दीज वाइपर्स स्टैब्ड। अब देखो वाइपर्स, जो भी आपके जो एनिमीज हैं उनके लिए क्या वर्ड यूज करा? वाइपर।
ठीक है ना। वाइपर जो है एक बहुत ही वेनमस स्नेक होता है, ठीक है ना। तो उनको क्या कह रहा है, वो एनिमीज को क्या कह रहा है, वाइपर्स कह रहा है, ठीक है। और वाइपर्स जो है, सांप जो है छुरा घोंपता है, सांप जो है क्या करता है, काटता है। और उनके लिए क्या वर्ड यूज कर रहा है, बाइट की जगह क्या कर रहा है, स्टैब यूज कर रहा है। तो दो दो मेटाफर यूज हो गए, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाफर यूज हो गए। तो क्या हो गया, ये मिक्स्ड मेटाफर का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। इज इट क्लियर? जैसे मैं कहूं, देखो, द बॉटल नेक इज strangling the traffic flow। देखो बॉटल नेक का मतलब होता है, बॉटल जो होती है उसकी नेक जानते हो, सकरी होती है, इसका मतलब नैरो पाथ, सकरा रास्ता। आप रास्ते पे जा रहे हो, फिर बॉटल जैसी शेप हो जाती है रास्ते पे, तो सकरा रास्ता हो गया। तो सकरी रास्ते पे क्या होगा, जो फ्लो होगा ट्रैफिक का वो क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा कि बॉटल नेक इज स्ट्रैंगलिंग। स्ट्रैंगलिंग का मतलब होता है, स्ट्रैंगलिंग का मतलब होता है गला घोंटना। जो बॉटल नेक जो है वो क्या कर रही है, गला घोंट रही है, किसका, द ट्रैफिक फ्लो। ट्रैफिक का जो फ्लो है उसका गला घोंट रही है। तो देखो दो वर्ड यूज है, एक तो गला घोंटना और एक नैरो। तो दो तरीके के आपने मेटाफर यूज एक साथ मिक्स कर दिए, तो इसे क्या कहते हैं आप, मिक्स्ड मेटाफर। फिर आगे देखो, तो आपको इसमें आंसर पता लग गया कि क्या है, डेड मेटाफर, ठीक है। तो आपको ये पूछ सकते हैं कि भाई डेड मेटाफर क्या होता है, आपको कॉम्प्लेक्स मेटाफर के बारे में पूछ सकते हैं, उसकी टर्म यूज कर दें, फिर पूछे कि भाई क्या है। एग्जांपल ही नहीं, आपको हो सकता है कि वो उसको डिफाइन करके दे दे कि ऐसा किस मेटाफर में होता है, कोई भी कॉन्सेप्ट दे दे कि ऐसा किस मेटाफर में होता है, फिर मेटाफर्स के एग्जांपल्स दे दें, है ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो ये क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम दोनों क्वेश्चन में जो है मेटाफर के बारे में समझ चुके हैं। द लेग्स ऑफ टेबल, टेबल के लेग्स, ब्रांच ऑफ इंस्टीट्यूशन, हार्ट ऑफ द सिटी आर एग्जांपल्स ऑफ। अभी हमने कहा था, देखो जैसे ही मैं कहता हूं लेग्स ऑफ द टेबल, तो आपके दिमाग में ये थोड़ी आता है पैर, आपके तुरंत ही दिमाग में सीधा एसोसिएटेड जो है टेबल के जो पिलर्स हैं, पाए हैं, उनकी तरफ ध्यान जाता है। क्योंकि आप टेबल के पायों के लिए लेग्स जो है इतने लंबे समय तक यूज कर रहे हैं, इट हैज सो लॉन्ग बीन यूज्ड दैट इट्स फोर्स हैज जो है कलैप्स्ड। इसकी जो फोर्स है, शक्ति है, ताकत है, एनर्जी है, विगर है, आकर्षण है, इवोकेशन है, वो सब खत्म हो चुका है, ठीक है। आपके टेनर और व्हीकल में डिफरेंस खत्म हो चुका है। तो आप कहते हो लेग्स ऑफ टेबल। तो यहाँ पे आपके दिमाग में एकदम से ऐसा नहीं लगता कि आप कोई कंपैरिजन कर रहे हो, कोई मेटाफर का यूज कर रहे हो, क्योंकि इतना ज्यादा यूज हो गया कि ये डेड हो गया, ठीक है ना। पोइट्स वगैरह, राइटर्स वगैरह जो है डेड मेटाफर्स का यूज नहीं करते, है ना। ब्रांच ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो ब्रांच को इतनी बार आपने यूज कर लिया कि आपको ये लगता ही नहीं है कि ब्रांच इज कंपेयर टू सब डिवीजन। हार्ट ऑफ द सिटी, कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट हो शहर का तो उसको हार्ट ऑफ द सिटी कहते हैं। तो आप ये नहीं देखते हो कि इंपॉर्टेंट पार्ट का जो है कंपैरिजन हार्ट से कर रहे हो, कि हार्ट जो है किसी लोकेशन के लिए, ठीक है ना, आप कहते हो ये तो शहर का दिल है, हार्ट ऑफ द सिटी है। तो हार्ट का इतने लंबे समय से यूज हो रहा है कि आपको फिर उसका क्या होता है, फोर्स, एनर्जी, विगर खत्म हो जाती है। तो इसे कहते हैं डेड मेटाफर। तो सीधा सा एग्जाम्पल है इसका, देखो ह्यूमनाइजिंग हम बात कर चुके हैं, इट्स अ फॉर्म ऑफ पर्सोनिफिकेशन। डिह्यूमनाइजिंग मैंने बताई थी आपको, आप पर्सन को एनिमल की तरह ट्रीट करें। एक्सटेंडेड मेटाफर, जो मेटाफर काफी लाइन्स तक रहे, वो शुरू में हुआ मेटाफर, शुरू में जो कंपैरिजन है उसको डेवलप किया जाए आगे। और डेड मेटाफर मैंने आपको बता दिया, तो इसका आंसर क्या होगा, डेड मेटाफर, ठीक है। अब आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सी दैट बेयर्स हर बुजम टू द मून, दिस लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो, द सी दैट बेयर्स हर बुजम टू द मून। अब मैं इसका पहले तो ट्रांसलेशन करता हूं। द सी, समुद्र, दैट बेयर्स का मतलब होता है ओपन, खुला रखना। समुद्र जो है खुला रख रहा है, ठीक है ना। हर बुजम, अपना बक्षस्थल, समुद्र अपना बक्षस्थल खुला रख रहा है, टू द मून, किसके लिए, चंद्रमा के लिए। समुद्र ने अपना बक्षस्थल जो है चंद्रमा के लिए खुला रख रखा है। अब देखिए इसमें है कि भाई ये मेटाफर है या पर्सोनिफिकेशन है, एलेग्री है या हाइपरबली है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल जो है, ये एग्जांपल जो है किसका एग्जांपल है, आई एम सॉरी, ये सेंटेंस किसका एग्जांपल है, पर्सोनिफिकेशन का। अब क्यों है, देखो ये जो लाइन है एक्चुअली विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही फेमस पोएम है, जिसका नाम है वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। तो वर्ल्ड इज टू मच विथ अस में वर्ड्सवर्थ कहता है कि वर्ल्ड, इस लाइन इस तरीके से स्टार्ट होती है, वर्ल्ड इज टू मच विथ अस
late and soon, getting and expanding, we lay waste our powers, little we see nature that is our, we have given our heart to sordid wound. फिर वो कहता है the sea that bears her bosom to the moon and the wind that will be howling all hours are up gathered like sleeping flowers. अब देखो वो कहता है कि हम संसारिक चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, संसारिक चीज़ों में हमारा बहुत इंटरेस्ट है, प्रकृति की तरफ हम देख नहीं रहे। फिर वो प्रकृति के ब्यूटीफुल सीन्स का डिस्क्रिप्शन करता है। जब प्रकृति के ब्यूटीफुल सीन्स का डिस्क्रिप्शन करता है तो पर्सोनिफिकेशन का यूज करता है। वो कहता है द सी दैट बेयर्स हर bosom टू द मून एंड द विंड दैट विल बी howling all hours are up gathered like sleeping flowers, oh God for this and for everything we are out of tune। तो वो कह रहा है द सी, समुद्र, दैट बेयर्स हर bosom। अब देखो पर्सोनिफिकेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप समझ सकते हैं। देखो पर्सोनिफिकेशन जब भी आपको देखें, कुछ तरीके हैं जिनसे पर्सोनिफिकेशन आप पहचान सकते हैं। पहली बात तो पर्सोनिफिकेशन आपको यह पता होना चाहिए, किसी भी एब्स्ट्रैक्ट चीज को या इनएनिमेट चीज को, कोई भी अमूर्त चीज को या निर्जीव चीज को, क्या आप क्या करते हो, किसी भी एब्स्ट्रैक्ट चीज को या इनएनिमेट एब्स्ट्रैक्ट या इनएनिमेट चीज को आप जो है कैसी क्वालिटी दे देते हो, एज इफ इट वर ह्यूमन, जैसे कि मानव हो, मानव जैसी क्वालिटी दे देते हो, ठीक है ना। उसको आप क्या क्वालिटी दे देते हो, मानव जैसी क्वालिटी, या आप ये शो करते हो कि उसमें मानव जैसी क्वालिटी है, ठीक है। इसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन के लिए एक दूसरा तरीका यह है कि पर्सोनिफिकेशन, देखो यूजुअली, हमेशा नहीं होता, ध्यान रखना, पर्सोनिफिकेशन जिसका भी किया जाता है उसको कैपिटल लेटर्स का यूज किया जाता है। देखो ये वाली टर्म जो है, आप, मैं कह रहा हूँ यूजुअली ऐसा होता है, दिखाई कोई आपको ऐसा लगे कि यहाँ वर्ड की जरूरत नहीं थी इस लेटर की और इस लेटर कैपिटल यूज हो रहा है, फर्स्ट लेटर, तो आपका दिमाग जानना चाहिए कि पर्सोनिफिकेशन का यूज तो नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ यूजुअली, हमेशा नहीं, ठीक है। तीसरी बात जो पर्सोनिफिकेशन में, देखो मैंने आपको कहा था कि किसी भी अमूर्त चीज को या किसी भी निर्जीव चीज को आप ऐसे ट्रीट करते हो जैसे वो ह्यूमन हो, तो आप उसके साथ जो प्रोनाउंस यूज करते हो वो भी ह्यूमन वाले प्रोनाउन यूज करते हो। आप उसके लिए हिज यूज करते हो, आप उसके लिए हर यूज करते हो, उसके लिए हिम यूज करते हो, हिज, हर, हिम, इस तरीके के जो है प्रोनाउंस जो कि आप किसके लिए करते हो, ह्यूमंस के लिए यूज करते हो, ऐसे प्रोनाउंस यूज करते हो। तो आपने कहा द सी, समुद्र, दैट बेयर्स हर bosom, तो बक्षस्थल तो किसका होता है, ह्यूमन का होगा, फीमेल का होगा, ठीक है ना, किसी समुद्र का थोड़ी होगा। तो पहली बात तो आपने इसको देखो ये क्वालिटी दे दी, बक्षस्थल, bosom। तो द सी दैट बेयर्स हर, फिर देखो समुद्र जो है अपना बक्षस्थल खुला रख रही है, किसके लिए, मून के लिए। यहाँ ऐसा मान रहा है कि समुद्र एक प्रेमिका है और उसका जो प्रेमी है मून है, और उसके लिए वो समुद्र जो चारों तरफ फैला रहता है, खुला रहता है, तो ऐसा लगता है कि उसने, ये एक प्रेमिका है जिसने अपना बक्षस्थल पूरा खुला छोड़ रखा है, किसके लिए, चंद्रमा के लिए। तो ये ब्यूटीफुल सीन्स पर हम ध्यान नहीं देते, वो हम पोएम पे नहीं जाते, हम तो हमारे पर्सोनिफिकेशन पे जाते हैं। देखो यहाँ पर सी में सी कैपिटल भी है, ऐसा भी हो सकता है आपको सी में सी एस स्मॉल लगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर हर यूज हो रहा है, ऐसा प्रोनाउन यूज हो रहा है जो कि ह्यूमंस के लिए यूज होता है। दूसरा bosom, bosom क्वालिटी, बक्षस्थल किसका होता है, बक्षस्थल होना क्वालिटी तो किसका, ह्यूमंस का गुण है, ठीक है ना। तो यहाँ किसका यूज हो रहा है, पर्सोनिफिकेशन का। मेटाफर आप जानते ही हो, एक तरीके की चीज को आप दूसरी तरीके की चीज पे अप्लाई कर देते हो बिना लाइक और एज का प्रयोग करते हुए, ठीक है ना। फिर एलेगरी, एलेगरी जो होती है स्टोरी होती है, वर्स के अंदर भी हो सकती है और प्रोज के अंदर भी हो सकती है, जिसमें कि डबल मीनिंग होती है, ठीक है ना। एक सरफेस मीनिंग होता है, एक तो सतही मीनिंग होता है, एक अंदर मीनिंग होता है। ऊपर से तो आपको लग रहा है कुछ और कह रहे हैं, लेकिन उसका रियल मीनिंग जो है कुछ और होता है, ठीक है ना। इसका जैसे बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ड्राइडन जो है, जॉन ड्राइडन का एक वर्क है जिसका नाम है एब्सलम एंड अकिटोफिल। तो उसमें आप यदि सुपरफिशियल देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे बिब्लिकल कहानी चल रही है, बाइबल की कहानी चल रही है, लेकिन अंडर उसके नीचे जो रियल मीनिंग जो है, जो ड्राइडन मैसेज देना चाहता है, वो इंग्लैंड की कंटेम्पररी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके बारे में बताना चाह रहा है। तो डबल मीनिंग हो गई, उसे एलेगरी कहते हैं, ठीक। तो ये नेक्स्ट देखो, चलो ठीक है ना, ये बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। देखो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चंस जो है आप कैसे भी करें, लेकिन क्वेश्चंस का आपको अच्छी तरह से सोल्यूशन पता है ना, तो आप ये जो आपने जो क्वेश्चन किए हैं इनमें आप एक एक क्वेश्चन में 10-10 क्वेश्चन हो गए। तो आपके एक तरीके से जैसे आपने 4 भी क्वेश्चन किए तो 40 क्वेश्चन हो गए। इस तरीके 30 क्वेश्चन है। मैं आपको जो जो क्वेश्चन ऐसा लगेगा तो मैं आपको धीरे धीरे उनको सॉल्व कराता हूँ। अभी मेटाफर से रिलेटेड जो थे क्वेश्चन इसमें मैंने किए, ठीक है ना। हमारा इस हालांकि लिटरेरी डिवाइसेज और लिटरेरी फॉर्म्स का टॉपिक पूरा हो चुका है, ठीक है ना। इसमें जो आपको 2 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। और कोई भी स्टूडेंट यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये ऐप है, आप
लिंगा फ्रैंका ये प्ले स्टोर से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरीके की एक्सरसाइज आप कहीं से भी करें, कैसे भी करें, आपको इसी तरीके से करनी है हर टॉपिक की। आपको ये नहीं कि आप क्वेश्चन तो बहुत सारे कर ले लेकिन आपको उनमें याद नहीं रहा, आप उनको रटते चले जाएं। आप यदि कम क्वेश्चन भी कर लेंगे, यदि आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्चुअल पढ़े हुए होंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये सिंपली मेटाफर की क्लास मैंने जो रीट वाले जो प्लेलिस्ट में भी डाल रखी है, आप चाहे तो उनको भी देख सकते हैं, उनसे भी आपको हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ओके, थैंक यू।